देखिए, आज के टॉपिक में रेलवे से संबंधित जो जीके पढ़ने वाले हैं, जो आपकी स्टडी बुक के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टॉपिक वाइज इसमें आज कुछ आगे टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें टॉपिक रहेंगे आज के टॉपिक में राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, वेट, ठीक है, बजट तथा वेट और हिंदी भाषा का ज्ञान। तो इन तीनों टॉपिक को आज इसमें कवर करेंगे और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वो यहाँ पर सारे हम कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी टॉपिक वाइज कराए हैं। और देखिए, रेलवे में सामान्य जीके से यानी कि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी आधार पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट कराने वाला हूँ और ये आपके स्टडी के बुक के अनुसार है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है और इसमें क्वेश्चन बहुत जीके के पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज क्या था? आपका तिरंगा था, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है, ठीक है। और तिरंगे के बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है और जिसमें कितनी तिल्लियाँ होती है तिरंगे में? तो 24 तिल्लियाँ तिरंगे के अंदर होती हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन था? आपका पिंगली वेंकैया, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन था? पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। लोगों ने इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई थी। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई थी, ठीक है। अब देखिए, भारत का झंडा गीत क्या है? आपका विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्यामालाल गुप्त पार्षद ने करी थी। किसने करी थी? श्यामालाल गुप्त पार्षद ने करी थी। शक संबंध पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? शक संबंध पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अब राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह, तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन होता है, ठीक है। प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन होता है, ठीक है। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? आपका अशोक चक्र। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक चक्र है, जो आपका सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है, ठीक है। अशोक चक्र सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान स्वीकार किया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित बिशन नारायण दत्त में गाया गया था। तो ये अध्यक्ष थे, पंडित बिशन नारायण दत्त के अध्यक्ष थे जब इसको गाया गया था सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1919 में। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। तो राष्ट्रगान गाने में कितने सेकेंड लगते हैं? 52 सेकेंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया था। तो
तो वंदे मातरम किसके द्वारा रचित था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो बंगला साहित्यकार थे। ठीक है। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन, तो राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। तो राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रगीत गीत का सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में, राष्ट्रगीत गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष थे इसके रहमतुल्लाह सियानी में, जो कोलकाता अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें गाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायक, तो राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। ठीक है। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद, तो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। उर्दू अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद, उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने, तो उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। और राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगते हैं। ठीक है। कितने लगते हैं? 65 सेकेंड। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। ठीक है। तो संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, तो राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलम्बो न्यूसीफेरा है। ठीक है। तो राष्ट्रीय पुष्प कमल जिसे बोलते हैं नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, जिसे बोलते हैं पावो क्रिस्टस। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे बोलते हैं पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल आम है, जिसे बोलते हैं मैनगिफेरा इंडिका भी। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसे फाइकस पैंथालौसिस भी बोलते हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेट की। तो बेट क्या होता है? तो बेट की बात कर लेते हैं, बजट और बेट की। देखिए, बजट शब्द फ्रेंच बजट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। कहाँ पर? फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। तो प्रारंभ कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड में। ठीक है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जनदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। बजट जो है आपका समवर्ती सूची में आता है। तो बजट आपका समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। तो आम बजट जो है आपकी वो लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017 से 18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी के अंतिम माह दिनों में पेश करना होता है। ठीक है। वर्ष 2017 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी के माह के प्रथम दिवस और पहले फरवरी माह के अंतिम दिनों में पेश करना होता है। ठीक है। वित्तीय वर्ष आपका कब से लागू होता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट का सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला लिया गया था। ठीक है। कब मिलाया गया? 2017 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के पन्नुसुमकम चेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। कितनी बार किया इन्होंने? 10 बार। ठीक है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा होता है। ठीक है। जितना प्राप्त होगा और जितना व्यय होगा उसके बीच का जो अंतर होता है वो बजटीय घाटा होता है।
आउटम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? पी चिदम्बरम ने। शून्य आधारित बजट, तो शून्य आधारित बजट क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ठीक है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख दिया गया है। राज्य सरकारों को बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। ठीक है, अब देखिए, भारत में वेट जिसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, इसकी संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वेट का संबंध बिक्री व्यापार कर से है। वेट का मूल्य बंधित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस था। ठीक है, कौन था? फ्रांस था वेट को लागू करने वाला देश 1954 में। भारत में वेट 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। वेट का सबसे पहला हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया। सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। भारत में सेवा कर 1994-95 प्रारंभ हुआ। ठीक है, मोड वेट, तो मोड वेट संशोधित मूल्य परिवर्तित कर को 1 अप्रैल 2002 को सेन वेट में परिवर्तित कर दिया गया, जो उत्पाद कर से भी संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चैलेया समिति का गठन 1991 में किया गया था। राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? राजस्व व्यय से संबंधित है राजकोषीय नीति। चलिए आगे बात करते हैं हिंदी भाषा ज्ञान की। तो हिंदी भाषा में अगर बात करें, देखिए, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी घोषित करी गई थी। देखिए, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, अब भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और दूसरी बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मानता है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत थे। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को और आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा के रूप में जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि है, तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने करी थी। विश्व का आदि महाकाव्य, तो विश्व का आदि महाकाव्य रामायण है। एवं देखिए, तो एवं वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक है, विश्व का महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, हिंदी का बड़ा महाकाव्य, तो हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा को इंडो यूरोपियन से संबंधित, हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है।
कालिदास भारत का शेक्सपियर, कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। तो कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। ठीक है, तो केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज आपकी शिमला में स्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1972 को माना जाता है, 1792 को। ठीक है, 1792 में। भारत का आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, तथा कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। भारत में आशुलिपि के जन्मदाता। तो भारत में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। ठीक है, तो भारत में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। ठीक है, प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय। तो देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा था, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में करी थी। ठीक है, तो देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा था, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में करी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। ठीक है, प्रथम हिंदी सम्मेलन। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था, प्रथम हिंदी सम्मेलन। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। तो वेटिकन सिटी जो है उसमें सभी भाषाएं मान्य हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे इसमें एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, जितने भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सारे रोज डेली कराता हूँ। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं कल इसमें आगे के नए टॉपिक के साथ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कल पढ़ेंगे हम भारत में परिवहन, प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।